नमस्ते खमागणी सभी मेरा नाम है सुनील नागर और मैं एक यूट्यूब चैनल शुरू कर रहा हूँ मैथ्स के पढ़ाने के लिए। उस यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ बाय पायरेट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस यूट्यूब चैनल उन लोगों के लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मैथ्स को और अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़िए इस मैथ बाय पायरेट यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पर अपन अलग अलग तरीके से और कुछ इंटरेस्टिंग शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे अपने सॉल्यूशंस के नए नए तरीके से, थोड़ा सा मज़ेदार बनाकर देखेंगे। कुछ मैं वीडियो शेयर करूँगा आपके साथ जिन पर आप एनिमेशन टाइप के सॉल्यूशंस देखेंगे। नॉर्मली अपन ऐसे नॉर्मली पेन पेपर का ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा मैं वीडियोस में, उसके लिए सॉरी अभी से। पर एनिमेशंस यूज़ करेंगे। एनिमेशंस का थ्रू अपन जानेंगे कि किस तरह से सॉल्यूशंस किए जाते हैं, किस तरह से देखा जाता है। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। और देखिए यहाँ पर जुड़िए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। और आइए जुड़िए, देखते हैं कैसे चलता है आगे। तो हेलो एवरीवन, खमागणी सभी नु जी। अपन शुरू करेंगे 9th क्लास का मैथमेटिक्स चैप्टर 1, नंबर थ्योरी। और अपन हिंदी में बोले तो संख्या पद्धति। इस चैप्टर में अपन देखेंगे सब तरह की नंबर्स। और भी नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, जैसे प्राकृतिक नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, अंक, पूर्ण संख्याएं, ये सब अपन इस चैप्टर में देखेंगे, समझेंगे। और उन पे आने वाले क्वेश्चंस को जो मेथड्स होते हैं वो यहाँ पे सीखेंगे। और इसकी अगली क्लासों में हम क्लास के चैप्टर 1 के 1.1, 1.1, 1.2 इस तरह के अगले चैप्टर्स को सॉल्यूशंस करेंगे। पर इस चैप्टर में अपन उसका पूरा एकदम पूरा जितना भी थ्योरी होता है वो सारा यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स पहले पढ़ने हैं और उनके बारे में जानते हैं कि वो सब क्या क्या हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले अपन देखते हैं कि चैप्टर जो है 9th क्लास का, उसमें आती है संख्या प्रणाली। मतलब संख्याओं को किस तरह से ढाला गया है, किस तरह से बांटा गया है, बता रहे हैं। उसके बाद देखेंगे परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं के बारे में थोड़ा अधिक जानकारी लेंगे, क्योंकि अपरिमेय परिमेय संख्याएं ढूंढना और अपरिमेय संख्याएं ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद देखेंगे वास्तविक संख्याएं और उनका संख्या रेखा पर प्रदर्शन। जैसे वास्तविक संख्याएं जो होती है ना, उनको संख्या रेखा कैसे कैसे सुव्यवस्थित करें, कैसे उनको रिप्रेजेंट करें कि ये संख्या इस वास्तविक संख्या कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, ये सब अपन इस वीडियो में देंगे। उसके बाद संख्याओं का दशमलव प्रसार देखेंगे, जो भिन्न संख्याएं हो रही है उनका दशमलव प्रसार, शांत अशांत, इस तरह से उनका दशमलव प्रसार देखेंगे। उसके बाद वास्तविक संख्याओं पर सक्रियता देखेंगे। वास्तविक संख्याओं के लिए कि किसी भी वास्तविक संख्या के लिए क्या क्या घात के नियम या के नियम, गुणा के नियम, भाग के नियम, जोड़ के नियम इस तरह से होता है। अगर उनके ऊपर घात या पावर, अंग्रेजी में बोलेंगे पावर, लगी हो तो उनके क्या क्या नियम हो सकते हैं और किस तरह से उस तरह के सवालों को अपन सोल्व करेंगे, ये सब अपन इसमें देखेंगे। इसके अलावा जब अपन संख्याएं देखेंगे, प्राकृत संख्याएं देखेंगे, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या है, उनका क्रम देखेंगे। दशमलव रूप में टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग देखेंगे। वास्तविक संख्या चरण, ऑपरेशन मेथड्स देखेंगे। संख्याओं का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन, संख्याओं का मतलब रिप्रेजेंटेशन, जैसे रूट 2 है तो उसको संख्या रेखा पर कैसे, रूट 5 है तो कैसे रिप्रेजेंट करें, रूट 8 है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सब सीखेंगे। संख्या रेखा पर दिखाएंगे उन संख्याओं को, ये सब अपन इसमें देखने वाले हैं। तो पहले अपन शुरू करते हैं नंबर 1 से, वो है संख्या प्रणाली। संख्या प्रणाली में अपन सबसे पहले देखेंगे कि प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, इनको हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एन से करेंगे। एन यानी प्राकृत संख्याएं जो मतलब प्रकृति के आधार पर जो चल रही है, वो सब संख्याएं शुरू होती है 1 से, 0 से नहीं होती है। 0 क्या है? बाद में ऐड किया गया था संख्या। उससे पहले जो संख्याएं थी उनमें
जो गणितज्ञ जो यूज कर रहे थे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूज कर रहे थे। वैसे वो बात अलग है कि भारतीय इतिहास में हम जीरो बहुत सालों से यूज कर रहे हैं, पर यहाँ पे जो वैज्ञानिक थे वो लोग जीरो यूज नहीं कर रहे थे। वो 1 से 9 तक ही संख्याओं के आधार पर संख्याओं का कैलकुलेशंस कर रहे थे, वो सब कर रहे थे। वो जीरो तक पहुंचे नहीं थे, इसीलिए इन संख्याओं को प्राकृत संख्याएं बोल दिया जाता है और इनको एन नेचुरल से प्रदर्शित कर देते हैं। उसके बाद अपन देखेंगे पूर्ण संख्याएं या होल नंबर। होल नंबर क्या है कि वो पूरा हो गया है, या ऐसे बोल सकते हैं कि हमने एक एक नया नंबर डिस्कवर करके उसको पूर्ण कर दिया है। तो इन पूर्ण संख्याओं में क्या हो गया, जीरो जुड़ गया। और जैसे जीरो जुड़ा, ये संख्याएं जीरो से शुरू होना स्टार्ट कर दी। जीरो आते ही 10 बन गया, 20 बन गया, 30 बन गया, 100 1000 सैकड़ा ढाई सब बन गया फिर इसके बाद से। तो ये हो गया पूर्ण संख्याएं, यानी कि प्राकृत संख्याओं में जीरो ऐड करने पर क्या बन गया, पूर्ण संख्याएं बन गया। पूर्ण संख्याओं के बाद अभी करते हैं पूर्णांक, इंटीजर। अभी इंटीजर क्या है भाई, पूर्ण संख्या यानी पूर्णांक आ गया। अब इंटीजर क्या है, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है नंबर्स को बोलते हैं। अगर अपन बोले संख्या, संख्याएं, इंटीजर, पूर्णांक। पूर्ण संख्या अपन देखने क्या होता है कि पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3, जीरो से पॉजिटिव साइड में जितनी भी थी उन सबको पढ़ने पूर्ण हो गया नेचुरल नंबर, जो कि हम प्रकृति में यूज कर रहे हैं, डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं। पूर्णांक में क्या हो गया, जो माइनस में नेगेटिव में जो नंबर जा रहे थे ना, जो -1 -2 -4, अब अपन कभी भी कुछ भी करते हैं तो अपना क्या आता है हमेशा, जैसे 1 + 2 2 + 3 3 पॉजिटिव में ही अपन आते हैं। पॉजिटिव में अपन डेली बेसिस पे जो भी चीज यूज करते हैं वो सब पॉजिटिव में, जिसकी क्या को अपन नहीं देखते हैं पर उनको यूज होता है। जैसे कि मैंने बोला कि मैंने तुझे तुम्हें 20 रुपए दिए और तूने मुझे 30 रुपए दे दिए, ठीक है। तो अब मुझे वापस कितना वापस देना पड़ेगा निकालने के, क्या करेंगे, 30 में से 20 में से 30 घटा दिया तो -10 बच गया। यानी कि -10, वो माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरे ऊपर 10 रुपया है। हम इस तरह से उसको देखते हैं। लेकिन अपन क्या करते हैं, 30 में से -20 करके 10 बच जाता है तो ओ ऐसा 10 देते हैं। लेकिन ये तो उल्टा होता है ना, सही। यही वाली 20 दिया, 30 लिया, फिर 10 -10 आ गया तो -10 का मतलब मुझे 10 देना है, मतलब माइनस मेरे खाते में से 10 कटेगा। तो यहाँ पर हम माइनस की संख्याओं का यूज करते हैं, पर ये इतना तरीके से देखते नहीं, हम सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव साइड में देखते हैं। इसीलिए उनको पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है, ये नेचुरल ये बोल देते हैं। तो ये यहाँ पर हम देखते हैं, इनको जेड या ऐसे ऐसे ज्यादातर इमेजिनरी नंबर्स को यूज करते हैं, काल्पनिक संख्याओं को। पर यहाँ पर क्या होता है, जेड के अपन ज्यादा देखते हैं। इस बार अगले परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्याएं अपन क्यों पढ़ रहे हैं पहले, बाकी पहले संख्याओं को छोड़, क्योंकि ये 3 संख्याओं के बाद ही परिमेय संख्याएं बनना शुरू, भिन्न बनना शुरू होती हैं। भिन्न बनने के बाद ही ये सब परिमेय संख्याएं आ जाती। तो परिमेय संख्या के वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, p और q के रूप में। p और q क्या होता है भाई, p होता है ऊपर का साइड, q क्या होता है नीचे का साइड। हर p/q के रूप में ही क्यों लिखना है, क्योंकि परिमेय संख्या होता है कि रूट वाली संख्या है, और दशमलव संख्या है जिनका दशमलव प्रसार चल रहा है, ऐसी क्या है, और का अशांत शांत दशमलव प्रसार चल रहा है, टर्मिनेट है। जैसे वो सब संख्याएं भी इनमें परिमेय संख्याओं में आती है, मतलब जितने भी नंबर्स हैं ना वो सब परिमेय संख्याओं में। पर यहाँ पर क्या होता है कि उन सभी संख्याओं को रिप्रेजेंटेशन p/q के रूप में होना चाहिए, तभी उन संख्याओं को परिमेय संख्या माना जाएगा। आते तो सारे ही नंबर है, पर वो उन नंबरों को ज्यादा महत्व, या उन को ही बोलूंगा जिनको p/q में लिखा जाए। p/q में तो अपन q का मान कुछ भी रख सकते हैं, p का मान भी कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे एक चीज क्या है कि अगर q का मान 0 लिख दिया जाता है
मान लीजिए क्यू का मान मैंने 0 लिख दिया। अगर क्यू का मान 0 लिख दिया तो वो संख्या क्या होगी? इनफाइनाइट हो गई। 0 का तो किसी में भाग ही नहीं दिया। वो तो चलते रहा चलते रहा चलते रहा चलते रहा, तो कभी रुका ही नहीं। और जब कोई संख्या रुकी ही नहीं तो उसको परिमेय कैसे बोलेंगे फिर? समझ रहे हो ना? जो संख्याएं नहीं रुकती है यानी कि नॉन टर्मिनल का दशमलव प्रसार नॉन टर्मिनल हो जाता है, वो संख्याएं अपन काउंट करेंगे अपरिमेय। मतलब ये संख्या अपरिमेय होगी। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय दो तरीके की संख्याएं बनाई नंबर्स में। तो उदाहरण में देखते हैं अब 1/2। 1/2 में पी का मान क्या हो गया? 1 हो गया। क्यू का मान क्या हो गया? 2 हो गया। तो ये एक परिमेय संख्या हो गई। अब यहाँ पे अगली अगली में देखते हैं कि अगली में क्या है, -3/4। अब यहाँ पे क्या है कि पी का मान कितना ले लेते हैं, मान लेते हैं पी का मान ले लेते हैं -3 बटा में क्यू का मान कितना हो गया है, 4 आ गया क्यू का मान। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे उल्टा भी ले सकते हैं कि पी का मान 3 ले लिया, क्यू का मान -4 ले लिया, तो -3/4 आ गया। और फिर अपन देखते हैं 5। 5 को क्या देखते हैं, 5 का वैल्यू क्या हो गया? अब अपन को क्यू तो दिखा ही नहीं है। तो क्यू को बाय डिफॉल्ट या मान लिया जाता है 1, जीरो कभी नहीं माना जाता है। अगर आप जीरो मान लेंगे तो ये हो गया। पी का मान अगर 5 ले लेते हैं और क्यू का मान 1 ले लेते हैं, तो जब एक का क्यू का भाग पी में देंगे तो क्या आ जाए, 5 आ जाएगा। इजी। कोई भी ऐसे अशांत दशमलव प्रसार नहीं दिखा अपन को। ऐसे क्यू पे जाए, आप जीरो पे जाएंगे तो जीरो पी का वैल्यू लिया गया है। क्यू का वैल्यू क्या लिया? 1 लिया। फिर से 1 क्यों लिया? क्योंकि अगर जीरो ले लेंगे तो वो इनफाइनाइट चला जाएगा, और एक का भाग कोई भी उप संख्या में पूरी पूरी बार चला जाता है। अब क्यू में जीरो में जब एक का भाग देंगे तो वो 0 बार चला जाएगा। 0 बार ऐसे जाता है कि जब किसी भी संख्या में किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा है तो उस संख्या में उस संख्या का भाग उतनी ही बार मान लिया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि मैं लिखता हूँ कि 17/19। 19 का भाग 17 में कितनी बार गया? एक भी बार नहीं गया। उनको पॉइंट लगा के कुछ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड, और जब तुम बड़े से बड़े कंपटीशन एग्जाम्स में जाओगे तो वहाँ पे क्या बोला जाएगा कि हम लोगों को यहाँ पे -2 तो शेषफल मिला है और 17 बार भाग गया है। 17 अपन को यहाँ पे ऊपर मिला है। वहां पर या तो -2 लिख दिया जाता है या फिर 17 ऐसे लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे जीरो में एक का भाग 0 बार। ऐसे ही 2.5 में क्या हो गया? 2.5 को कैसे लिख सकते हैं अपन? ये एक भिन्न संख्या है तो भिन्न संख्या को लिखेंगे 5/2। 5/2 में अपन को समझ में आ गया है कि पी बटा क्यू फॉर्म में दिख रहा है, फिर बटा फॉर्म में अशांत नहीं जा रहा है, तो ये हो परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या बने भाई पी बटा क्यू होना चाहिए जी। और क्यू की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, और क्यू की वैल्यू अगर नहीं दी गई हो तो उसको 1 मान के करना पड़ता है। 1 क्यों माना जाता है? क्योंकि 1 का भाग किसी भी संख्या में पूरी पूरी बार चला जाता है। कोई भी संख्या हो, दुनिया की कोई भी संख्या के 1 का भाग जरूर जाएगा उसमें। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्याओं के लिए देखेंगे क्या रूल्स हैं। अब अपरिमेय संख्याओं जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, सीधी सी बात है। जो संख्याएं पी बटा क्यू के रूप में लिखी ही नहीं जा सकती उनको अपरिमेय संख्याएं बोल देंगे। जैसे उदाहरण के लिए अपन ये लिख देते हैं √2। √2 की सिर्फ वैल्यू निकालोगे तो भाई वो अनंत तक चली जाती है। √2 की वैल्यू 1.07 ऐसे चले जाते हैं, पाई बटा 3.14 ऐसे जाता जाता है जाता जाता है, वो बहुत लंबा तक, मतलब अशांत। अशांत रूप, जिस संख्या का भी अशांत रूप हो गया वो अपरिमेय संख्या हो जाती है। लेकिन अगर अपन √2 को √2/1 करके अगर उसको डिफाइन करते हैं, या उसको ऐसे नेचुरली ये वहाँ पे दिया गया है ऐसा लिखने के लिए, तो फिर वो परिमेय संख्या होगी। पर पर √2 की वैल्यू पर भी ध्यान दीजिए, वो इनफाइनाइट या अशांत रूप से बढ़ती हुई नहीं रहनी चाहिए। वहां पर आपको कुछ भी रूल डाल के उसको स्टॉप करना होगा कि हमको √2 की वैल्यू दो संख्याओं तक ही लेनी है। ऐसे ऐसे अगर मेंशन है तब जाके ऊपर में। ऐसा नहीं है कि वो बस √2 की वैल्यू चली जा रही है और आपने नीचे 1 लिख के बोल दिया कि ये परमिशन नहीं। आपको वहाँ पे कुछ मेंशन करना होगा।
कुछ भी मेंशन करना होता है अगर मतलब लिखना है। वैसे वो बड़ी क्लास में करते आपके 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से तो ये अशांति है, अपरिमेय संख्या है। इसका दशमलव कभी खत्म नहीं होता और दोहराते नहीं है, मतलब जैसे 3 4 3 4 3 4 3 4 बार बार नहीं आ रहा है, सिर्फ आए जा रहा है और अलग अलग संख्याएं आए जा रही है, तो वो इस तरह की संख्या है। अब इसके कुछ देखते हैं और कुछ और देखते हैं कि क्या है। जोर में आ गया वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्या है क्या है, जो भी हमने दोनों संख्याएं पढ़ी उनके ही मिलन को या उनको ही मिलाकर जो संख्याएं हैं उन सबको वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं का मतलब हो गया जिन संख्याओं में सभी संख्याएं आती है, सभी मतलब सभी, पूर्ण पूर्णांक परिमेय अपरिमेय नेचुरल नंबर्स, ये वो सब सब संख्याएं, सब वो सब होती है वास्तविक संख्याएं, एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, जो काल्पनिक नंबर होते हैं, जिनके साथ आउट लगा के लिखा जाता है, वो अलग संख्या होती है, वो रियल नंबर में नहीं आते। ये होते हैं रियल नंबर, वो होते हैं इरेशनल नॉन रियल नंबर, या कुछ अलग अलग तरीकों से उनको काल्पनिक भी बोलते हैं, कोई और तरीके से अवास्तविक संख्याएं भी बोल देते हैं, अलग अलग तरीके से बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर मेन वास्तविक संख्याओं का मेन मेन मोटिव यही है, परिमेय संख्याएं भी आए अपरिमेय संख्याएं भी आए, और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में सारी संख्याएं आ जाती है, तो दोनों को मिलाकर जो बनती है उनको वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। अपरिमेय संख्याओं का तुम्हारा काल्पनिक संख्याओं का इमेजिनरी नंबर्स का अभी तुम्हारा कोई यूज नहीं है। जब तुम 11th क्लास या 12th क्लास में जाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि काल्पनिक संख्याएं क्या होती है, इमेजिनरी नंबर्स क्या है, वहाँ पे आते हैं। यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं है। अब वास्तविक संख्याओं के बाद अपन देखेंगे वास्तविक संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन कैसे करते हैं, उनको कैसे दिखाया जाता है कि ये संख्या यहाँ है, ये संख्या यहाँ है, ये संख्या यहाँ। अब उनके लिए कुछ हैं। वास्तविक संख्याओं के दो प्रकार के होते हैं, ये तुमने देख ही लिया, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं को पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है, जहाँ पी और क्यू एक पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक का मतलब नंबर्स। नंबर्स उनमें क्यू का वैल्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो हो गया तो वो इनफाइनाइट तक चली जाएगी। इनमें दशमलव प्रसार समाप्त हो जाता है और दोहराया रिपीटेड हो सकता है, बट समाप्त हो जाता है या फिर रिपीटेड होता है, जैसे 3 4 3 4 3 4 ऐसे आ रहा है। लेकिन ऐसे ही नहीं आता है कि रिपीट भी नहीं हो रहा है और बस चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। अपरिमित संख्या है, अपरिमित संख्या को पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, और ये इनका जो दशमलव रूप है वो भी कभी शांत नहीं होता है, बस चले ही जाता है, चले ही जाता है, चले ही जाता है, चले ही जाता है। अब कुछ संख्याओं को देखते हैं, जैसे कि अपन ने ऊपर देखा 1/2 हो गया, -3/4, 0 2, 3.5, 7.25 और -5/3। ये संख्या और जो उदाहरण के लिए √2, √3, पाए, 0.00000001, 001। जैसे अब इनको देखते हैं कि यहाँ पे अपन देखते हैं यहाँ पे कि ये एक संख्या रेखा है, जो शुरू होती है इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अब नेगेटिव में 3/2 यहाँ पे -1 आ गया, -3 आ गया, ऐसे -1 2 3 ऐसे जा रहा है इधर। अब इनमें देखेंगे परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या कौन कुछ 1/2 है, तो 1/2 कहाँ पे प्रतिष्ठित करेंगे 1/2 अपन, यहाँ पे -3/2, 3/2 यहाँ पे -3/2, -2/3, ये वो इधर आ जाएगा यहाँ पर। ऐसे परिमेय 0.0 1.0000, ये इधर 1 पॉइंट के बाद जो भी आएगा वो उनको अपन इधर दिखाएंगे। ठीक है, समझे, ये एक एग्जाम्पल है छोटा सा। तो ये अपन संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है वो नहीं समझ रहे, मतलब अपन ये देख रहे हैं कि भाई अगर है तो मतलब वास्तविक संख्याओं में पॉजिटिव नंबर आ गए तो किधर नेगेटिव नंबर आ गए तो किधर, इस तरह से अपन देख रहे हैं। ये कोई एज अ डेमो एग्जाम्पल देख सकते हो, ये मैं ये समझाने के लिए यहाँ पे रखा है, ऐसे कुछ नहीं है। अब इसको आगे देखते हैं कि क्या है। अब मान के चलते हैं कि अपन को कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके भी देखते हैं कि किस तरह से ये संख्या रेखा पर दिखाई पड़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे अपन 256 को अपन यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ पे आएगा। रूट 256 का वैल्यू होता है 16 और माइनस का दिया हुआ है तो माइनस साइड में आएगा ये। ऐसे ही नेक्स्ट को अपन देखेंगे कि 151/11 लिखा हुआ है। अब 151/11 में अपन भाग करके देखेंगे कि किस तरह से इसमें भाग जाता है। उसके बाद ही अपन को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना चाहेंगे क्योंकि ये भिन्न रूप में है और भिन्न रूप को अपन इस पे दिखा नहीं पाएंगे ना, तो अपन को इसको भिन्न रूप से नॉर्मल रूप में बदलना पड़ेगा और उसके लिए अपन ट्राई करते हैं, इसमें भाग देते हैं। पहले तो 15 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। फिर 4 बच जाएगा, फिर 4 में भाग देंगे तो कितनी 41 हो जाएगा। यहाँ से एक आते हैं 41 में भाग देंगे तो 11 का 33 बार जाएगा, यानी कि 33 जाएगा तो तीन बार जाएगा तो 33, तो कितना हो गया 13। तो 13 पॉइंट, यानी कि 13 से बड़ा आना चाहिए। ठीक है, तो 13 से बड़ा कितना आएगा, 13.7 के आसपास ये आना चाहिए वैल्यू। तो आप भी कमेंट सेक्शन में करिए और बताइए, कमेंट सेक्शन में करके इसको बताइए कि कितना आना चाहिए और मेरे को बताइए। बताइए कितना आना चाहिए, मैंने तो बता दिया अपना। जस्ट ट्राई ट्राई कीजिए और बताइए कि कितना आना चाहिए। उसके बाद यस, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि किस तरह से सॉल्यूशन किया गया है और किस कैसे 13 पॉइंट आया है आंसर। अब अपन नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे देखेंगे अंडर रूट 256। पहले वाला कौन सा था, -√256। इस बार प्लस में अंडर रूट 256 दिया है तो सीधा लिख देंगे। ये तो 16 अपन को तो याद ही है, ये तो सीधा सीधा है कि 16 आएगा तो 16 करेक्ट। अब आएगा 3 अंडर रूट 4। अब 3 अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो 2 से 3 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6। यस करेक्ट। अब देखेंगे पहले किया था कितना आया था, यस माइनस का 16। अब 159 में 10 का भाग देंगे कितना आएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, ये भी अगर गलत कर दिया तो फिर तो बेकार है भाई। सबसे इजी यही है। कितना आएगा, 15.9। 15.9 कहाँ पे आना चाहिए संख्या रेखा पर, एग्जैक्टली यहाँ। यस करेक्ट, आया ना। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं 2/3। 2/3 कितना होता है, एक से तो छोटा ही होगा क्योंकि 3 का 3 बार में ही एक बार हो जाता है, तो 2 में तो छोटा होगा। और किधर होगा, नेगेटिव साइड तो ना 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 ना, पॉजिटिव साइड होना चाहिए। पॉजिटिव साइड यानी कि 0.6 -4 अंडर रूट 6। अब अंडर रूट 4 का वैल्यू ही 2 होता है तो अंडर रूट 6 का तो 2 से तो बड़ा होना ही चाहिए। अब मान के चलते हैं कि अंडर रूट 4 का 2 लिख लेते हैं तो कितना और बचता है, अंडर रूट 2 और बचता है। अंडर रूट 2 का वैल्यू कितना होता है, 0.7, यानी कि कितना आना चाहिए अंडर रूट 6 का वैल्यू, 2.7 के आसपास। और माइनस का ऑलरेडी है तो माइनस साइड तो आएगा ही, और 4 है तो 4 का गुणा अंडर रूट 6 से हो रहा है। अंडर रूट 6 की वैल्यू 2.7 है तो 4 को 2.7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, बताइए कितना आएगा, कितना आएगा भाई। 7 चौका 28 तो आ गया, 2 हासिल का लग गया, 4 2, यस 9 पॉइंट। 9 पॉइंट कितना। अब नेक्स्ट 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 क्वेश्चन देखते हैं। -2 अंडर रूट 13। अपन ने पहले ही देखा था, अंडर रूट 6 का ही नहीं पता चल रहा था तो मैं अंडर रूट 13 का कैसे पता चलेंगे। लेकिन उसके आसपास के अंडर रूट्स को देखो, उसके आसपास कौन सा अंडर रूट है, उसके आसपास है एक तो 4 आता है और एक 3 आता है। तो 3 का कितना होता है, 9 होता है। 4 का कितना होता है, 16 होता है। तो अंडर रूट 16 और अंडर रूट 9 के बीच में अंडर रूट 13 आता है। तो 4 और 3 के बीच में ही इसका आना चाहिए, यानी कि 6 से बड़ा होगा क्योंकि 2 से गुणा करेंगे तो 3 को 2 से गुणा करें तो 6, 6 से थोड़ा सा बड़ा। ठीक, नेक्स्ट इसको देखेंगे। 69 में 4 का भाग, बोलेंगे 59, 69, 79, 89। दिस इज द कंफ्यूजन। 69 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा भाई। ये सब तो इस सब के तो आपको आंसर देने पड़ेंगे। सबको भी अगर मैं बोल रहा हूँ तो फिर तो मेरा पढ़ाने का क्या मतलब है। ये तो एकदम इजी इजी क्वेश्चन है जिनको मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में बताइए। इन द एंड तो हम बता ही रहे हैं फिर कि लास्ट में क्या होने वाला है। ये सब खत्म होने के बाद क्या पढ़ने वाले पता है आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
परिमेयकरण, जिसको लेके बहुत सारे डाउट्स होते हैं लोगों के, बहुत सारे ऐसे आता है मन में। तो परिमेयकरण रेशनलाइजेशंस पढ़ेंगे हम इसके बाद। दैट्स करेक्ट। इसका तो हो गया। अभी इसका देखते हैं। 6√5, √5 की वैल्यू 2 से तो बड़ी होनी चाहिए। 6 यानी कि 6 से गुणा होगा तो 12, यानी कि 12 से तो ज़्यादा ही आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कहाँ पे आएगा? 11, 11 के पास 12 से बड़ा 13, 14। तेरा माइंड कितना? 196। 196 की वैल्यू कितनी होती है? 96 की तो नहीं पता सर। 196 की 14 होती है। माइनस पाई। पाई का वैल्यू कितना होता है? 3.14। 3.14, लेकिन माइनस में है तो माइनस साइड आना चाहिए। किस साइड आना चाहिए? माइनस साइड आना चाहिए। ये है संख्या रेखा जिसपे अपन इन सबको दिखा रहे हैं। 3.14 माइनस साइड आएगा। ऑलमोस्ट यस। इतना सा फर्क था, देखा? इतना सा भी फर्क दिखा देता है ये संख्या रेखा पे। अब पाई, पाई का वैल्यू पता है जी 3.4, और 4 को उससे गुणा करना पड़ेगा क्योंकि ये देखा ना 4 पाई लिखा हुआ है। तो गुणा करेंगे तो 12 पॉइंट। यस, 113/6। और मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ कि ये कहाँ पे आना चाहिए और किसके क्लोज आना चाहिए। ओके। नेक्स्ट अपन करते हैं परिमेयकरण। परिमेयकरण देखेंगे, रेशनलाइजेशन। तो चलिए परिमेयकरण देखते हैं। अब यहाँ पे शुरू करते हैं अपन परिमेयकरण, रियल रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन ये टॉपिक ही सबसे इम्पोर्टेंट है आपके यहाँ पे, क्योंकि इसी से ही आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस जरूर पक्का 2 क्वेश्चंस या 1 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। यही टॉपिक से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, इस यूनिट से या इस चैप्टर से। और इसमें जब किसी भी भिन्न के हर में अंडर रूट या वर्गमूल, अगर किसी भी भिन्न का जो p/q के रूप में जो भिन्न होते हैं, उसके जो q फॉर्म है उसमें अंडर रूट दिया गया हो या वर्गमूल में संख्या दी गई हो, जैसे कोई अपरिमेय संख्या होती है तो उसे इस प्रकार गुणा किया जाता है कि हर से वो अंडर रूट, यानी कि जो अंडर रूट दिया गया उसको निकाल कर उस संख्या को परिमेय रूप में दिया जाए या परिमेय रूप बनाया जाए। यानी कि अंडर रूट नीचे नहीं होना चाहिए। मेन कंसेप्ट यही है कि अपन को नीचे से अंडर रूट क्या करना है? हटाना है। अब उसी को अपन आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि अंडर रूट को कैसे हटाएं, कैसे उस अंडर रूट को अपन को हटाना है और क्या क्या रूल्स या नियम्स अपन वहां पर देख सकते हैं जिसकी वजह से अपन उस अंडर रूट को हटा पाए। तो सपोज कर दे, पहला ही देते हैं कि 1/√2 अपन को दिया हुआ है। ठीक है, 1/√2 दिया हुआ है तो 1/√2 को क्या करेंगे, जो अंडर रूट जो नीचे संख्या दिए हुए होते हैं ना, जो अंडर रूट नीचे दिया होता है उसी को ऊपर और नीचे मिलके गुणा कर दिया जाता है। ऊपर नीचे क्यों किया जाता है? क्योंकि देखिए, √2 का √2 में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 से इस संख्या को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगी। तो ऊपर नीचे लिखने से ये होता है कि वो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि जो उसका आंसर है वो वैसा ही रहता है, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसीलिए ऊपर और नीचे इस संख्या को मल्टीप्लाई करके या इस फॉर्म में बना के इससे मल्टीप्लाई किया जाता है ताकि ये कट जाए एक दूसरे से, अगर अपन इसको सोल्व करें तो, और इस पर कोई प्रभाव ना पड़े। इसलिए अंडर रूट 2 ऊपर, अंडर रूट नीचे, और को इसको गुणा करेंगे तो अंडर रूट 2 से 1 को गुणा करेंगे तो अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा। और ऐसे देखेंगे तो सपोज कर दीजिए, गुणा करके देखिए, अंडर रूट 2 को 2 से गुणा करेगा तो अंडर रूट 4 आ जाएगा, और अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। लेकिन नहीं समझे। ऐसे नीचे वाले क्वेश्चन में देखते हैं। मान के चलिए कि ये तो एक संख्या थी, ऐसे ऐसे 2 संख्या देते, 1 बटा, ऊपर भी कुछ भी आ सकता है, नीचे पर, नीचे का अपन को नीचे का चेंज करना है तो नीचे पे ज्यादा ध्यान रखना है, नीचे के ही संख्या को अपन को मेन मुद्दा रखना है। ठीक है, तो नीचे वाली संख्या को देखेंगे तो 1/√3 प्लस अंडर रूट 2 ऐसे दिया हुआ है कि एक थोड़ा बड़ा पद दिया हुआ है, 2 पद दिए हुए हैं, 3 भी दिया हुआ है, प्लस लगा के अंडर रूट 2 दिया हुआ है। अब प्लस लगा के अंडर रूट 2 दिया हुआ है तो इसका क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या का तो करना ही है, ये फॉर्म बनाना ही है, लेकिन ये जो प्लस साइन है इसको माइनस साइन में बनाना पड़ेगा। माइनस साइन में क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि अपन ने एक फॉर्मूला देखा था, a² + b², देखा था ना, उसमें क्या होता है,
इसमें क्या होता है फॉर्मूले में? कमेंट करके फॉर्मूला लिख के बताओ एक बार कि फॉर्मूला क्या था, या फॉर्मूला क्या था ये बताओ, क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूले में होता क्या है मेरे, बोलिए जनाब। फॉर्मूले होता है ए प्लस बी कोष्टक ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे अपन ने वही लिया, ए प्लस बी, प्लस वाला साइन के साथ तो अपन को पहले से ही मिल गया, मिला कि नहीं मिला। अब हम उनको माइनस वाला साइन वाला एक और पद चाहिए ताकि हम वो फॉर्मूला कंप्लीट कर पाए। अगर वो फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है तो हमको उसको यहाँ पे अप्लाई करके अपने आंसर को सोल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे माइनस होता तो अपन यहाँ प्लस वाले से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे प्लस है, माइनस वाले से मल्टीप्लाई किया। अपन को फॉर्मूला बनाना है, यहाँ पे फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला सीखना अलग बात है, फॉर्मूला देख के उसको बनाना अलग है भाई। अगर तो आप फॉर्मूला ना बनाना सीख गए ना तो फिर तो मैथ्स खत्म। मैथ्स खत्म मतलब मैथ्स चलती ही फॉर्मूलों पे है ज़्यादातर, मैक्स टू मैक्स 80% मैथ्स फॉर्मूलों पे चलती है। आपको सिर्फ फॉर्मूले रटने नहीं होते हैं, फॉर्मूलों को बनाना सीखना होता है, फॉर्मूले बनते कैसे हैं। अगर वो सीख गए तो फिर तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे देखो, एक 1/3 प्लस रूट टू, अब रूट 3 प्लस रूट टू को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि ये इससे कट जाएगा तो एक बचेगा, ऐसे इसे गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 माइनस रूट टू को इस एक से गुणा करें तो वैसा का वैसे आ गया, और इसका मिला के अपन ने फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला बताइए, 3 का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर कितना हो गया? 2 आ गया। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया। 9 में से 3 घटा तो 7 बच गया। ये 7 इजी है। ऐसे ही आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि फॉर्मूला नीचे अगर दो पद वाला आ रहा है तो फॉर्मूला बनाना है, एक पद वाला आ रहा है तो फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा कर देंगे। कोई माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं है। एक पद आ रहा है लेकिन इसे दो दो आ रहे हैं तो माइनस प्लस का ध्यान रखना पड़ेगा, बस इतने। अब देखते हैं इसमें अपन थोड़ा सा दो तीन सॉल्यूशंस करके देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। इसमें अपन अच्छे से समझेंगे कि ये किस तरह से अपन यहाँ पे कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, 6/√4, 6/√4 का रेशनलाइजेशन करते हैं। तो कैसे करेंगे? √4 है नीचे, तो 6/√4, 6 तो इक्वल टू 6/√4, √4 को ऊपर या नीचे दोनों फिर गुणा कर देंगे हर का। तो हर का गुणा करते ऊपर तो 6 √4 आ गया, और √4 का √4 से गुणा करे तो 2 बार √4 को उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 4 आ गया, और वो कितना है इससे बढ़ा √4/4, तो 6 और 4 कट गया तो 3, √4/2 हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं 13/√3। अब इसमें भी हर वाला होता है तो हर वाले को क्या करते हैं कि ऊपर नीचे गुणा करके करते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं, 3 √3 से गुणा कर लेंगे, और जब गुणा करेंगे तो 13/√3 का स्क्वायर। ठीक है, इजी। इसको करके दिखाओ। ये तो कर ही सकते हो ना, ये तो बहुत इजी है, सबसे इजी यही है यहाँ पे अगर देखा जाए तो। करिए करिए, इसका आंसर दीजिए। ऐसे ही नेक्स्ट देखेंगे अपन 4 इसको करेंगे तो 4/√3, 4/√3 को 4/√3 लिख देंगे। 4/√3 को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 4 से 4 गुणा कर देंगे, 4√3, और √3 कितना हो गया? √3 का स्क्वायर से क्या होगा? कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? हाँ, जब इसका ये कट जाएगा तो कितना बचेगा? सिर्फ √3 बचेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छे से समझो इसको। 12 12/√10। अब √10 क्या है? इसका हर है, तो हर कोई ऊपर और नीचे इसका ही रूट हटाना होता है, इसी को ही परिमेयकरण कहते हैं। इसका रूट हटाने को ही परिमेयकरण बोला जाता है मेनली। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं 12/√10। अब 12/10 को ऊपर नीचे गुणा कर दिया, √10 क्यों किया? क्योंकि इससे ये कट जाएगा तो कितना बचेगा? एक बचेगा, तो एक से इसको गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अपन पहले भी आपको समझा चुके हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 12 को √10 से गुणा किया तो ये आ गया, √10 किया तो ये आ गया। कितना आ गया? √10 का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे 12/√10/10, 12/10/10, तो 10 से ये कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? ये 6 बार कटेगा, और ये कितनी बार कटेगा?
5 बार कटेगा। ऐसे नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। ये तो बहुत सबसे इजी है, ये आप करके दिखाइए, जल्दी से जल्दी करके कमेंट में सेक्शन में बताइए कैसे करना है। और बाकी यहाँ पे तो मैं सोल्यूशन से आपको दिखा ही रहा हूँ कि कैसे मैंने किया है, यहाँ पर मैंने कैसे वीडियो बनाया है इसका करके। अब बताइए 14/√2, 14/√2 को निकालना होगा। √2 को निकालने के लिए ये करना पड़ेगा परिमेयकरण। परिमेयकरण करने के लिए √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, √2 को नीचे गुणा नीचे का क्या आ गया, ये √2 का स्क्वायर आ गया, √2 का स्क्वायर रूट कट गया, 14/2 14 से कट गया 7, 7/2 सबसे इजी। जैसे इसका बताइए, ये इसका करिए 5/10। √10 के तो बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, बहुत सारे, ये एक ही हो गया, इसको करके देखिए। ओके, तो नेक्स्ट ये हो गया अपने एग्जाम्पल्स के बाद अपन थोड़ा सा आगे इस सिलेबस में चलते हैं और देखते हैं भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या होती है, उसके भी अपन यहाँ पर ये देखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर अभाज्य संख्याएं, वह संख्याएं जिसे केवल एक और खुद से ही पूरी तरह से भाजित किया जा सके उसे अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और प्राइम नंबर में एक स्पेशल बात बताऊं, प्राइम नंबर में स्पेशल बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ सम संख्या दो, सिर्फ दो ही ऐसी सम संख्या है जो प्राइम नंबर है, बाकी कोई भी सम संख्या प्राइम नंबर नहीं होती है। बोले आप करके देख लेना, कोई भी संख्या प्राइम नंबर नहीं होती, सिर्फ कोई भी सम संख्या प्राइम नंबर होती नहीं होती सिवाय दो की। तो ये एक एक्सेप्शन बोल सकते हैं आप। तो प्राइम नंबर अब क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें सिर्फ खुद का भाग चला जाए, जैसे 13 है, 13 में खुद का भाग जाता है, 13 में और किसी का भाग नहीं जाता। एक एक तो यूनिवर्सल हो गया, एक का तो सब में भाग जाता है भाई, एक का तो जीरो में चला जाता है देखते तो। तो एक के एक और खुद के अलावा अगर किसी और का भाग जा रहा है तो वो फिर प्राइम संख्या या अभाज्य संख्या नहीं रहती है। और सम संख्या, कोई सम संख्या बताइए जो अभाज्य संख्या है, तो वो कौन सी है, दो। सिर्फ दो ऐसी संख्या है जो सम संख्या है और अभाज्य संख्या है, इसके अलावा और कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखते हैं सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है, यानी कि दो ऐसी ऐसी संख्या है जिनके कॉमन फैक्टर्स मिल रहे हो, यानी कि उनके जो गुणनफल होते हैं, गुणनखंड है, वो मिल रहे हो, उसको बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। अभाज्य भी हो और गुणनखंड मिल रहे हो, जिससे दो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है जिनका महत्व समाप्त पड़ते हैं, यानी कि HCF एक होना चाहिए। एक तो होगा ही, क्योंकि एक से तो सभी में भाग देते हैं, यानी दो संख्याओं में एक अलावा कोई भी समान गुणनफल ना हो, कॉमन गुणनफल कॉमन मिल रहा हो एक, और बाकी गुणनफल नहीं मिले। समझे, नहीं समझे तुम लोग, नहीं समझे। जैसे 8 हो गया, 15 हो गया। अब 8 और 15 क्या है, ये तो इनमें तो 8 में तो सभी का भाग जाता है, 15 में भी सभी का भाग जाता है, लेकिन इनके गुणनखंड करेंगे अपन। और जब गुणनखंड करेंगे तो इनके गुणनखंड एक भी मैच नहीं होगा सिवाय एक के। इनके 8 के में भी कितना आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, या फिर 4 4 आएगा, 15 में 3 आएगा, 5 आएगा, लेकिन मैच नहीं हो रहा है, सिर्फ एक मिल रहा है। एक का भाग 15 में भी जा रहा है, एक का भाग 5 8 में भी जा रहा है। ऐसे बहुत सारे गुणनखंड होते हैं जो हम लोग देखते हैं, और बहुत सारी सहभाज्य संख्याएं होती है। तो उनके बारे में भी अपन जब टॉपिक आएगा, जब सॉल्यूशंस करेंगे, वहां पर देखेंगे। ये दोनों टॉपिक्स आपके इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, पर अपन को आपको देखना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट में है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन कौन सा, जब बटा में कोई चिन्ह दिया गया हो या दो पद दिए हुए हो, जैसे 4+√5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे वो समझना है। पहले अपन ने रेशनलाइजेशन कैसे समझा था, 6/√2 आ गया, 6/√10 आ गया, 5/√10 आ गया, ऐसे किया था। मतलब नॉर्मल एक पद आ रहा था,
उसी को अपन ने रेशनलाइजेशन करके सॉल्व कर दिया। लेकिन अब अगर दो पद आ गए तो क्या करना है, उसके लिए अपन देखते हैं कि क्या करना होता है। तो हमको दिया हुआ है कि 7/4 प्लस अंडर रूट 5। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि जो 4 प्लस का साइन है उसको माइनस का कर देंगे और अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 का जैसे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, जो अब हर वाला होता है तो हर वाले को चेंज करना होता है, तो हर वाले को ये वाला पद को ऊपर और नीचे इससे गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद अपन देखेंगे कि ये तो इससे गुणा हो जाएगा और यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन जाता है। क्या बन जाता है, a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन जाता है। जब a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला बन जाएगा तो क्या बनेगा, फिर वहां पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या है अपने पास, 4 का स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर। जब 4 का स्क्वायर अंडर 5 का स्क्वायर खोलेंगे तो इसका तो 4 का 16 हो जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा, 16 में से 5 घटाएंगे बिहार आ जाएगा और ऊपर एज इट इज ऐसे कैसे। तो ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया, परिमेयकरण हो गया। ऐसे ही अब इसका देखेंगे, दूसरे वाले इसका देखेंगे तो 12/8 प्लस अंडर रूट 7। तो यहाँ पे प्लस का साइन दिया हुआ है तो माइनस का कर देंगे और माइनस करने के बाद उसको सोल्व करेंगे। वैसे ही ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा के 8 का स्क्वायर 7 का अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 56 64 64 और इसमें से घटा देंगे और घटाने के बाद 12 से इसको काट देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट में क्या करते हैं। नेक्स्ट में अपन देखते हैं 9 अंडर रूट 2 यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको प्लस प्लस था तो माइनस कर दिया और उसके बाद नेक्स्ट अपन ने इसका परिमेयकरण किया, परिमेयकरण के बाद फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाई, फॉर्मूले को सोल्व किया, सोल्व करने के बाद ये आ गया। तो इसको ये कट नहीं रहा तो वहाँ का एज इट इज वैसे का वैसे ही रह जाएगा। 11 10/10 प्लस माइनस, इसको नेगेटिव का चेंज कर दिया, पॉजिटिव था तो नेगेटिव कर दिया। उसके बाद यहाँ पे उसका रेशनलाइजेशन कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला सोल्व किया, सोल्व करने के बाद इतना आ गया। ऐसे सेम, मतलब मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ पर आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार सोल्व करिए और सोल्व करके बताइए कि कैसा लग रहा है। ऐसे ही यहाँ पर अब फिर से एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं, उसमें भी अपन पहले रेशनलाइजेशन कर देते हैं, उसके बाद फॉर्मूला का यूज़ करके इसको बना लेते हैं, फॉर्मूला सोल्व करते हैं, फॉर्मूला सोल्व करने के बाद ये अपने पास आ जाता है आराम से, इजी, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये अपन यहाँ पर सिर्फ डेमो क्लास देख रहे हैं, इसका अगला जो होगा वो अपन नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें इसका पूरा एकदम पूरा परिमीकरण अपन वहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पे अब देखो माइनस वाला चिन्ह आ गया तो माइनस वाले चिन्ह के लिए क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। ये तो क्वेश्चन अपन जो होता है एज इट इज रख दिया, जो हर वाला होता है उसको ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ऊपर नीचे गुणा करने के बाद यहाँ पर अपन ने जो फॉर्मूला था वो अप्लाई कर दिया। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद उसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद आ गया। कट रहा है 7 से, ये नहीं कट रहा है तो एज इट इज वैसे का वैसे ही रख देंगे। आगे सोल्व भी कर सकते हैं, वैसी बात नहीं है, एज इट इज रखो। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी सिमिलर वही करना है। तो यहाँ तक अपन अच्छे से सीख चुके हैं। ये आप क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर दी घर पे बैठ के सॉल्व कीजिए आराम से और इसका आंसर कमेंट करके बताइए। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अपन करने वाले हैं और नेक्स्ट अपन इसके बाद अगला जो देखते हैं वो अगला देखते हैं कि अगला क्या है। तो अगला है संख्या रेखा पर भिन्नों और वर्गमूल के स्थान निर्धारित करना। स्थान निर्धारित करना मतलब जो संख्या रेखा दी गई है ना उसके ऊपर जो अपन ने पहले भी इसमें वीडियो देखा था अंडर रूट 256 को किया, ऐसे ही अगर भिन्न रूप में आ गया तो कैसे करते हैं, और अगर अंडर रूट वर्गमूल स्क्वायर रूट में आ गया तो कैसे करेंगे वो अपन यहाँ पर देखेंगे। इसके भिन्न का अलग नियम होता है और अंडर रूट वर्गमूल वाले का अलग नियम होता है। तो भिन्न का नियम क्या होता है, भिन्नों को संख्या पर निर्धारित करने पर भिन्न का तात्पर्य क्या होता है, पहले तो वो देखना पड़ता है कि भिन्न का क्या तात्पर्य। किसी वस्तु या संख्या पर भाग, इसे पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं। भिन्न क्या होता है, अंश बटा हर होना ही चाहिए, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो हो गया तो इनफाइनाइट हो जाता है। स्थान पर उदाहरण के लिए मान लेते हैं यहाँ पर अपन ने एक बढ़िया सा अच्छा सा एक उदाहरण एक्सप्लेन किया है।
उदाहरण देखिए, पढ़ के देखते हैं अच्छे से। मैं यहीं पे पढ़ के तो बताता हूँ, अपने आप से कुछ नहीं बोलता हूँ, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। उदाहरण दिया हुआ है 3/4 को संख्या रेखा पर दिखाना है। अब सबसे पहले 0 और 1 के बीच की दूरी को 4 बराबर भागों में बांट देंगे, क्योंकि 3/4 किसके बीच में आ रहा है, भाग देंगे तो 0 पॉइंट कुछ कुछ आता है, 0.77 ऐसे। तो 0 और 1 के बीच में 4, 3/4 दिया है, तो हर कितना दिया हुआ है 4, तो उसके हिसाब से 4 बराबर भागों में इसको बांट देंगे, क्योंकि हर अपना 4 है। अब हम क्या करेंगे, 1/4 के बराबर हो जाए होगा, अगर एक भाग कितना होगा 1/4 के बराबर होगा, तो 3 का मतलब क्या हो गया, 0 से 1 2 3, 3 तक दूर, यानी कि बिंदु 0 और 1 के बीच में तीसरे चिन्ह पर होगा। ठीक है, ऐसे ही उदाहरण के -2/3 करेंगे, तो 3 का मतलब क्या हो गया, 3 बराबर भागों में उसको बांट देंगे, 1/3 1/3 1/3। फिर वहां से 0 से माइनस की तरफ जाते हुए देखेंगे कि भिन्न का स्थान कहाँ पे आएगा। ठीक है, अब वर्गमूल में देखते हैं। वर्गमूल में क्या होता है, वर्गमूल में अपन को एक संख्या दी होती है, उसका वर्गमूल निकालना होता है। सब मेनली तो यही होता है ना। मान के चल एक परफेक्ट स्क्वायर का वर्गमूल दिया हुआ है, जैसे 4 दिया, √4 दिया, तो उसका तो इजी से निकाल लेंगे कि 2 आएगा, और उसको ऐसे संख्या का प्रदर्शित कर देंगे। यदि a² बराबर b है, तो a बराबर क्या आएगा, √ वर्गमूल का मतलब वो संख्या जिस पर वर्ग करने पर दिया गया मान प्रतिस्थापित हो जाएगा। ये अपन ने एक डेमो चित्र बना के रखा हुआ है, जिसको आप देखकर थोड़ा सा ऐसे ही समझ सकते हैं। जैसे √2 हो गया, 1 से √5 हो गया, √3 हो गया, ऐसे लाइन खींची होती है कि उसके ऊपर ये यहाँ पर ये संख्याएं प्रदर्शित होनी है, क्योंकि √2 का मान कितना होता है 0.7, तो ये क्लोज टू तो 1, 3/4 ये ऐसे। अब उसका उसका निर्धारण कैसे करना है, जैसे कि √2 आ गया, तो उसका निर्धारण कैसे करना है वो अपन एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, एक अच्छे से देखते हैं। तो √2 को संख्या रेखा पर दिखाना है, तो संख्या रेखा पर एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, एक रेखा अच्छे से खींच लेंगे उसके बाद, और वहां पर एक क्या होगा, एक रेखा खींचेंगे, और फिर एक रेखा पर ना 1 सेंटीमीटर का एक एक इकाई का एक लाइन या डब्बा बना लेंगे। उस बिंदु से एक इकाई पर रेखा ए बी, मतलब ए बी, और उसको नाम दे देंगे, ए बी नाम दे देंगे उसको। अब जो जी ए से बी को जोड़ते हैं, ओ से बी, जो ओ है उसको बी से बी तक जोड़ देंगे, मतलब जो, देखो पहले क्या क्या, 0 से ए तक 1 सेंटीमीटर की लाइन खींची, फिर बी से ए तक खींची, ठीक है 1 सेंटीमीटर, फिर ए बी को जोड़ दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस क्या प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब उसके उससे अपन क्या करेंगे, ये जो बी, ओ से बी तक की जो दूरी थी, उसको ज्ञात कर लेंगे कि वो कितनी थी। ठीक है, अब फिर वहां पर ही अपन इसको प्रतिष्ठित करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ओ बी ए ओ स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर क्या हो गया, ए ओ, तो यहाँ से ए ओ अपन ने क्या लिया था 1 सेंटीमीटर, ए बी क्या लिया था, ओ बी 1 लिया था, तो ये आ गया, तो ओ बी से कितना आ गया, 2 आ गया। इसीलिए ओ बी, ये ओ बी स्क्वायर का मान आया है, जबकि ओ बी का मान क्या आएगा, √2 आएगा। यहाँ पर अपन ने दिखाया हुआ है कि ए का स्क्वायर बी है, तो ए बराबर √b, तो वही यहाँ पे मान लेते हैं। ओ बी का स्क्वायर कितना है, 2, तो बी का क्या आएगा, √2 आएगा। अब इसको संख्या एक पर अपन प्रदर्शित करके देखेंगे कि ये किस तरह से दिखता है, या किस तरह से अपन इसको वहाँ पे माप करेंगे। ये इस वीडियो में हम यहाँ अपन देखेंगे कि किस तरह से अपन किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर पाएंगे। तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि अपन ने देखा पाइथागोरस प्रमेय से पहले सॉल्व करना होता है कि उसका जो कर्ण है वो कितना आएगा। कर्ण कितना होता है, वो कर्ण अपन को दिया होता है, तो उसका आधार और लंब निकाल कर अपन उसको यहाँ पर संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर अपन अभी फर्स्ट में देखेंगे रूट रूट टू को अपन संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। आप लोग ऐसे चाप काट के उससे बनाते हैं, पर हम लोग यहाँ पे चाप यूज नहीं कर रहे। एक मतलब एक थोड़ा सा मेथड है, वो अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले आप देखिए, जैसे कि पहले क्या करते हैं, अपन एक ए पॉइंट ले लेते हैं, ए से बी पॉइंट तक अपन क्या करते हैं कि 1 सेंटीमीटर का एक आधार खींच लेते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का आधार और 1 सेंटीमीटर का ही एक लंब खींच लेते हैं। इससे क्या होगा कि अपन को ए ओ और बी से सी तक की दूरी पता चल जाएगी। 1 सेंटीमीटर का लंब हो गया, 1 सेंटीमीटर का आधार हो गया, तो अपना कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा अपना अपना √2 का। ये अपन पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जब वहां पर
कर्ण को अपन यहाँ पर ए पर रखकर कर्ण की दूरी को प्रकार में लेकर उससे एक चाप काटेंगे ना, तो वो जो चाप बनेगा वो जो चाप ऐसे करके यहाँ पर कट करेगा इस संख्या रेखा को। तो इस जगह को बोलेंगे अपन रूट 2 की संख्या, या फिर संख्या रेखा पर ये रूट 2 है जो यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। क्यों? यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेके अपन यहाँ से ऐसे चाप काट दिया। ऐसे ही आगे की संख्याओं के लिए अपन आगे का देखते हैं कि आगे की संख्याओं के लिए, जैसे कि नेक्स्ट संख्या अपन मान लेते हैं कि रूट रूट 5 मान लेते हैं। जैसे अपन यहाँ पर रूट 5 को ले लिया, तो रूट 5 के लिए क्या करेंगे? पहले तो अपन देखेंगे कि रूट 5 आएगा कैसे। कर्ण रूट 5 इक्वल टू कर्ण, यानी कि 5 की वैल्यू कर्ण होनी चाहिए। तो कितना आना चाहिए? एक तो 4 आधार, या तो 4 ले लेंगे और लंब 1 ले लेंगे, या लंब 2 ले लेंगे और आधार 1 ले लेंगे। तो यहाँ पर अपन देखेंगे आधार का स्क्वायर यानी कि 4 आ गया, लंब का स्क्वायर 1 आ गया, तो 4 1 5 हो गया। तो 5 का मतलब कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 5 आ जाएगा। 5 यानी कि कर्ण का मतलब कर्ण वैल्यू कितनी आएगी? फिर 5 आ जाएगी, अंडर रूट 5 आ जाएगी, सॉरी। फिर यहाँ अंडर रूट 5 को अपन क्या करेंगे? वैसे ही ए पे रख के चांद प्रकार को और उसको एक यहाँ पर सी से एक चाप काट देंगे इस संख्या रेखा पर। जहां पर ये चाप कटेगा, जिस एग्जैक्ट पॉइंट पर ये चाप कटेगा, वही पॉइंट पर अपन रूट 5 को प्रदर्शित कर पाएंगे। समझे? नहीं समझे? चलो एक अच्छे से एक सिंपल तरीके से और समझाता हूँ। जैसे कि अपन सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे। जीरो से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड संख्या रेखा पर जिस जिसे रूट 5 है, तो रूट 5 के लिए अपन को इसको कर्ण मानना होता है बार। ठीक है, तो कर्ण की वैल्यू रूट 5 आएगी, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? 5 आएगा। अब कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 5 आएगा तो उसके दो खंड हो सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर में दो खंड करने हैं। खंड मतलब गुणनखंड निकाले। परफेक्ट स्क्वायर में क्या बन सकता है? परफेक्ट स्क्वायर अंडर 5 के अंदर परफेक्ट स्क्वायर एक तो 4 होता है, और एक एक खुद एक होता है। तो 4 का परफेक्ट अंडर रूट करेंगे तो 2, तो आधार की वैल्यू 2 ले लेंगे। कर्ण की लंब की वैल्यू 1 ले लेंगे। कर्ण और लंब से एक त्रिभुज बना लेंगे मार, सिंपल सा। उसमें क्या होगा? ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट 5 आ जाएगी। अब जब यहाँ से ए से सी तक लेके उसका एक चाप काट देंगे, जब ये चाप काट देंगे तो यहाँ पर ये जो जहाँ पर ये चाप कटेगा वही जगह क्या होगी? रूट 5 की वैल्यू होगी। समझ में आ गया? अब समझ में आ गया, मतलब थोड़ा तो समझ में आया होगा। सपोज ऐसे ही अपन अगला जो देखते हैं, वैसे ही इसको जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे ये बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर 8 के लिए देखो, रूट 8। रूट 8 का मतलब कर्ण, कर्ण का इक्वल टू रूट 8, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 8। तो आधार की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 8 से कम होनी चाहिए, और लंब की वैल्यू भी 8 से कम होनी चाहिए। अब उसमें भी अपन को क्या ढूंढना होगा? एक परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना होगा। परफेक्ट स्क्वायर इसलिए ढूंढना होगा क्योंकि उसी को ही हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। तो 4 आ गया और यहाँ पर भी 4 आ गया। तो आधार की वैल्यू भी 2, 2 का जब आधार स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। लंब की वैल्यू भी 2, जो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 4 4 8 हो जाएगा। 4 प्लस 4 यानी कि कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर 4 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, 8 हो गया। ये भी 4 4 हो जाएगा, और ये भी 4 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। फिर 8 होते ही अंडर रूट 8 आ जाएगा। कर्ण इक्वल टू कर्ण स्क्वायर तो 8 आ जाएगा। और उसको फिर यहाँ से लेके यहाँ तक फिर उसको एक ऐसे अच्छे से चाप काट देंगे। जहां पर ये चाप इस संख्या रेखा को कट करेगा, वही जगह वही जगह वही जगह क्या होगी? वही जगह क्या होगी? रूट 8 की वैल्यू होगी। ठीक है? ठीक है, इतना समझ में आया? अब अगले और भी तरीके हैं संख्या रेखा पर। सिर्फ आधार को फिक्स करके ही अपन ये नहीं मान सकते, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनकी वजह से अपन संख्या रेखा पर इन सबको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट के लिए अपन देखते हैं जैसे कि रूट 10। रूट 10 को भी करके देख लेते हैं। रूट 10 में क्या होगा कि परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना होगा। 4 4 तो आ ही रहा है, लेकिन क्या है, 4 बहुत छोटा हो जाता है। उसकी जगह पर हम निकाल लेंगे 9 लेंगे। जब 9 ले लेंगे परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। तो 10 क्या आ जाएगा? कर्ण स्क्वायर की वैल्यू। और जब कर्ण की वैल्यू निकाल लेंगे तो रूट 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो आ गया, ये जो लाइन बन गई वो क्या हो गया अपनी? रूट 10।
जब रूट 10 यहाँ पे प्रकार रखेंगे, यहाँ पर पेंसिल रखेंगे, उससे कट कर देंगे। जब आर्क को कट करेगा तो ये इसको यहाँ पर कट करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, संख्या रेखा पर अपन रूट 10 यहाँ पर प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही अब अगली नेक्स्ट के लिए देखते हैं। नेक्स्ट में क्या होगा, तो रूट 13 को प्रदर्शित करके देखते हैं। रूट 13 में 9 आ गया और 2, यहाँ पर 9 आ गया, कैसे आए देखिए। जब इसका क्या हो गया, जब इसका इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जब ये यहाँ पे क्या होगा कि अंडर रूट 9 प्लस 4, जब 9 + 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 13 किसका वैल्यू जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर एक रखेंगे प्रकार और यहाँ पर रखेंगे प्रकार, ठीक है। और वहां से यहाँ पर ऐसे कट मार देंगे। जब यहाँ पे कट मार देंगे तो ये जो पॉइंट हो गया, ये हो गया अंडर रूट 13 की वैल्यू। अंडर रूट 13 की वैल्यू यहाँ पर अपन प्रदर्शित कर पाएंगे। ठीक है, अब समझ में आ गया हो, आप तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही रूट 18 भी सेम सिमिलर वही अपन को देखना होगा। 9, ये 9, ये भी 9 आ जाता है। ठीक है, आता है कि नहीं आता, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। जब 3 का स्क्वायर 9 होता है तो उसको भी 9 + 9 18 हो जाता है। 18 का अंडर रूट इसमें निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ पर रख के कट करेंगे तो यहाँ पे जो कट होगा वही इस संख्या का प्रतिशत। ठीक है, ऐसे ही आप, आपके पास तो पेन होता है तो पेन के हिसाब से आप देख सकते हो बहुत अच्छे से तरीके से। पेन कॉपी में तो और बढ़िया तरीके से आ जाता है, इसमें वीडियो में थोड़ा सा हो रहा है उसके लिए सॉरी। ठीक है, ये होगा संख्या रेखा पर प्रतिशत, बहुत ही इजी है। पाइथागोरस प्रमेय से पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कर्ण की वैल्यू होती है, कर्ण से आधार और लंब मान लेना है। क्या मानना है, एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या को अपन को लंब और आधार मानना है। और उसके बाद यहाँ से ए से सी पर जो बनेगा ऊपर का कॉर्नर, वहां पर प्रकार रख के ऐसे कट कर देंगे संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा पर जहां पर भी कट होगा वो पॉइंट ही उस संख्या का प्रदर्शित करेगा उस पर। तो अब नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में अपन देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में अपन देखेंगे दशमलव रूप। दशमलव रूप दो प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव रूप और अशांत दशमलव रूप। शांत दशमलव रूप में क्या होता है, या समाप्त जो टर्मिनेट हो जाए, शांत हो जाए, उसमें क्या होगा कि जब कोई भी संख्या में आप भाग दोगे तो वो भाग एक पर्टिकुलर टाइम पे आके रुक जाएगा, मतलब उसके बाद उसमें भाग गया, पूरी पूरी बार भाग चला जाएगा। पूरी पूरी बार भाग देने को ही शांत दशमलव प्रसार करते हैं, या फिर बोलते हैं समाप्त दशमलव प्रसार, टर्मिनेटिंग डेसिमल अंग्रेजी में बोले तो, और हिंदी में शांत बोल देते हैं। तो सपोज यहाँ पर है 1/2, 1/2 में कितने बार बताए, 0.5 बार। 3/4 का मतलब 0.75 बार। 5/8 का मतलब 0.625 बार। यहाँ तक अपन ने कर लिया। अब इसका अगला अशांत दशमलव प्रसार देखते हैं, यानी कि नॉन टर्मिनल डेसिमल्स। अब उसमें भी दो तरीके के होते हैं नॉन टर्मिनल डेसिमल्स में भी, पर अपन उसको अच्छे से समझेंगे, अच्छे से देखेंगे कि ये किस तरह से काम कर, किस तरह से सॉल्यूशंस करने हैं यहाँ पर, और किस तरह से इसको पहचानना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और थोड़ा नोट्स देखते हैं जो लिखा है। ये जब किसी भी भिन्न को दशमलव में बदलने पर दशमलव के बाद के अंक कभी नहीं रुकते तो उसे अशांत या असमाप्त दशमलव कहा जाता है। मतलब वही, उसमें तो रुक जाता है, इसमें कभी नहीं रुकता है, मतलब वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और इसमें भी दो तरह का चलता रहता है। एक होता है दोहराने वाले, यानी कि रिपीट हो जाता है, जैसे जब किसी भी दशमलव में बार बार दोहराए जाते हैं उसे अशांत असमाप्त दोहराने वाला दशमलव कहते हैं, यानी कि अशांत दशमलव, रिपीटेशन दशमलव प्रसार, ऐसे अंग्रेजी में अगर बोलेंगे तो। अब सोचो यहाँ पे है, जैसे उदाहरण देख लेते हैं तो 1/3, 1/3 में जब भाग देते हैं तो 0.3333, मतलब 3 का क्या हो रहा है, बार बार रिपीटेशन हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। तो इसको बोल देंगे दोहराने वाला, रिकर्सिव, या फिर रिपीटिंग। तो 3 के ऊपर क्या लगा देते हैं, यहाँ पे बार लगा देते हैं। वो बार क्या दर्शाता है कि भाई 3 की पुनरावृत्ति हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, हो ही जा रही है।
ऐसे न दोहराने वाले मतलब ऐसे ऐसे प्रसार भी होते हैं जिनमें वापस नहीं दोहराया जाता, पर वो रुकते भी नहीं है, मतलब वो चलते ही जाते चलते ही जाते चलते ही जाते, किसी किसी रूट टू हो गया, पाई हो गया, इनका वैल्यूज अपन ने देखा है कि कैसे आता है। जैसे ये कभी नहीं रुकते, और ये यही यही रूप, इसका यही रूप अपरिमेय संख्या कहलाता है, जिसमें दोहराया भी नहीं जा रहा हो और रुकता भी नहीं हो, वो अपरिमेय अपरिमेय हो जाता है। तो जब जब दशमलव के बाद के अंक न रुकते हो, न ही दोहराते हैं, और उसे असमाप्त न दोहराने वाला दशमलव प्रसार कहा जाता है। ये ऐसे दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्याओं में आते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए अपन देख ही लिया। अब इसके इसका ये देख लिया, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। और मतलब थोड़ा सा छोटा सा वीडियो है, इसमें अपन भाग देके देखेंगे कि भाग कैसे दिया जाता है नॉर्मली। तो यहाँ पर आप देखेंगे दो में। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, चार का भाग 2/4 था, तो 2/4 में भाग दे के देखा, तो 4 का भाग 2 में गया, नहीं गया, तो क्या आ गया, जीरो उतार दिया, फिर पॉइंट लगाया। फिर पॉइंट लगाने के बाद क्या हो गया, वो 20 हो गया, तो 20 में 5 बार चला गया फिर, तो इसका वैल्यू कितना है, 0.5। समझे? ये भाग देना तो ये तो बहुत इजी है, मैंने ऐसे ही वीडियो डाल के रखा हुआ है ताकि आप लोगों को समझ में आए कि क्या है। तो ये कौन सा वाला हो गया, ये कौन सा वाला प्रसार हुआ है, समाप्त। कौन सा वाला हुआ, समाप्त। अब इसको 1/4 को आप करके देखिए कि कौन सा वाला, ये कौन सा वाला होगा, बताइए ये वाला। ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे, आप अपने से खुद से करके पता लगाएंगे ना, जब अपने एक्सरसाइज करेंगे, मतलब जो प्रश्नावलियों में जाएंगे, प्रश्नावलियों को सोल्व करेंगे, तो वहां पर अपने आप आपको पता चल जाएगा कि कौन सा शांत है, कौन सा अशांत है, और कौन सा न दोहराने वाले हैं। ये वहां पर आप जब भाग दोगे तो आपको अपने आप दिख जाएंगे। पर मेनली जो न दोहराने वाले होते हैं वो अपरिमेय संख्याओं में आते हैं, बाकी को अपन परिमेय संख्या में ही रखते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप देखोगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को ढूंढोगे, तो वहां पे न दोहराने वाले, कभी कभी क्या होता है दोहराने वाले भी आ जाते हैं। दोहराने वाले में समझ गए ना, एक ही संख्या बार बार आ रही है, रिपीटेशन, एक ही संख्या नहीं, मतलब जैसे 2 7 हो गया, 0.27272727 ऐसे, मतलब संख्याओं का या अंकों का पुनरावर्ती होना। और एक में संख्याओं का पुनरावर्ती या अंकों का, नंबरों का पुनरावर्ती न होना, ये दो आप अच्छे से देखोगे। ठीक है, अब थोड़ा सा जो संख्या रेखा है उस पे अपन पॉइंट्स के जो दशमलव के संख्याएं होती है उनको प्रदर्शित करके देखते हैं कि ये किस तरह से आती है। जैसे आपने बड़ी क्लास में जब 10th 11th में जाओगे तो वहां पर आप पढ़ोगे साक्षरता अंक। साक्षरता अंक का मतलब होता है कि नियर टू, किसी संख्या के नियर टू। जैसे कि क्या होता है इसमें, बेसिक रूल होता है कि अगर कोई संख्या 0.5 है, मान के चलो 1.5 है, तो उसमें क्या होता है कि 1.5 क्या आगे वाला, जैसे 1.6 है तो उसको आगे माना जाता है, और 1.4 है तो उसको 5 में माना जाता है, मतलब वो नियर टू 5 लिया जाता है। अगर पॉइंट के बाद 5 है तो यहाँ पर भी नियर टू 5 ही लेंगे। अभी ये देखते हैं अपन एक वीडियो, इसमें देखना आप। ये देखिए डायरेक्ट क्या होगा, 0 पॉइंट से लिंक हो गया। 17 संख्या रेखा पर कहाँ आना चाहिए, ये 16। अब क्या होगा, नियर टू ये पॉइंट 3। यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर आप समझिए, जैसे कि यहाँ पे क्या था, 16.35 था, तो ये 5 क्या है ना कि नियर टू कर देता है, तो 3 5 का मतलब ये कितना, ये इसके आगे वाला अंक है ना उसको एक बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, अगर नियर टू ये नियर टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 का 4 हो जाएगा, क्योंकि अपन को हटाना होता है, 2 अंकों में नहीं लिखना है, सिर्फ एक अंक में लिखना है। तो अगर यहाँ पे 6 होता ना, अगर यहाँ 6 होता तो तो भी ये बढ़ जाता, लेकिन अगर यहाँ 4 होता ना तो फिर ये 3 ही रहता, ये 4 नहीं होता फिर।
अगर मतलब 5 से ज़्यादा या 5 से ज़्यादा हो गया तो ये आगे बढ़ जाएगा, मतलब ये 1 अंक बढ़ जाएगा, और 5 से छोटा है ना तो फिर ये छोटा ही रहेगा, ये बड़ा नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, ऐसे और भी उदाहरण देखेंगे अपन। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आप एग्जाम्पल से मतलब देख सकते हो। इसमें भी समझो, देखो 6 आ गया ना यहाँ पे, 6 आते ही क्या हो गया, एक और बढ़ गया। 6 नहीं, अगर ये 4 आता, 3 आता तो फिर ये छोटा ही रहता, बढ़ता नहीं फिर ये। इसमें भी देखो यहाँ पे 6 आ गया, वो सिर्फ 2 अंकों पे नहीं, पहला अंक ये 6 हो गया तो ये भी एक बढ़ गया। अगर ये 4 होता तो नहीं बढ़ता, लेकिन ये 5 से ज्यादा है ना तो बढ़ गया। 5 से छोटा होता तो नहीं बढ़ता। ऐसे मतलब 10 ये क्या होता है, साक्षरता अंक बोलते हैं इसको, साक्षरता, साक्षरता के हिसाब से लिखते हैं। साक्षर, अब देखो, इसको करने का एक फॉर्मूला होता है, दशमलव प्रसार जो आप निकालते हो, आपको जो एग्जाम में पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन, उसके उसको निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला भी होता है, लेकिन ये फॉर्मूला मतलब इतना एग्जाम में यूज नहीं होगा। ये फॉर्मूला अपन क्या करेंगे कि आपका सॉल्यूशंस को चेक करने के लिए देखेंगे कि आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो फॉर्मूला इस तरह से होता है कि कोई भी संख्या है, ठीक है, तो उसमें गैर दोहराने वाले और दोहराने वाले दो तरह के अंक होते हैं। या तो कुछ अंक होते हैं जो 3 5 3 3 3, जैसे 3 5 आ गया, फिर 3 5 आ गया, फिर 3 5 आ गया। तो उसमें देखेंगे कि कौन से अंक 2 बार आ रहे हैं और कौन से अंक नहीं आ रहे 2 बार, उसके हिसाब से अपन ये फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो यहाँ पे गैर दोहराने वाले अंकों को अपन आर से लिख देंगे, और दोहराने वाले जो अंक है उनको एस से लिख देंगे। और इसको जो फॉर्मूला है वो मतलब बहुत लेंथी है, ऐसे 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 देखोगे तो समझोगे नहीं आप। एग्जाम्पल के लिए अपन जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो एग्जाम्पल देखिए, बहुत इजी है, मतलब समझना बहुत इजी है इसको, वो कंपेयर टू जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो तो बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप पर करना वही है, क्योंकि एग्जाम में आपसे वैसे ही लिखवाया जाएगा, इसके वो मार्क्स नहीं देगा, मार्क्स उसी के मिलेंगे, आपको नंबर उसी के मिलेंगे। ये सिर्फ समझने के लिए कि किस तरह से अपन उसका चेक कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि कोई कोई संख्या दी हुई है आपको, उदाहरण के लिए उदाहरण नंबर 1 देखते हैं कि x इक्वल टू कोई संख्या दी हुई है कि 0.23535535 करके, ऐसे 2 3 के बाद, मतलब 2 के बाद 53 35 35 35 ऐसे करते हुए वो चल रही है। तो घेर दौड़ाने वाले जो अंक है वो कितना है, 2 है। सिर्फ 2 क्या हो रहा है कि एक ही बार आ रहा है, तो आर इक्वल टू अपन क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। वो दोहराने वाला भाग क्या हो गया, 3 5 3 5 3 5 बार बार आ रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 अंक ऐसे हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं, इसको हो गया 2। अब सूत्र लगाएंगे, सूत्र में क्या था कि अपन को पहले तो जो अंक दोहराए, गैर दोहराने वाले और दोहराने वाले अंक लिखने हैं। गैर दोहराने वाला कितना है, 2 है, और दोहराने वाले कितने हैं, 3 और 5 है। उसमें से माइनस कौन सा करेंगे, दोहराने वाले अंकों को माइनस कर देंगे, और बटा बटा करके कितने अंक है, कितने अंक है, 3 अंक है पूरे। देखो 3 अंक कौन कौन से रुकिए, 3 अंक कौन कौन से, एक 2 है, 3 है और 5 है, तो 10 की पावर 3 माइनस, माइनस में क्या करेंगे, 10। अब 10 में कौन सा अंक सिर्फ नहीं दोहराया जा रहा है, एक बार, 2, सिर्फ एक अंक है, तो उसको 10 की बार माइनस। अब 10 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 1000 होता है। 1000 में 10 घटा देंगे तो 990। और यहाँ पर इसमें से 2 घटा देंगे तो 233 बटा 990। ये आपका आंसर आना चाहिए एंड में, ये इस तरह से आपका आंसर आएगा। ऐसे ही दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो इस ये थोड़ा सा समझने के लिए, तो अब अगला देखते हैं, जैसे कि एक्स इक्वल टू 0.166666, बहुत बार दोहराया जा रहा है, तो गैर दोहराने वाले अंक भाग वाला भाग क्या हो गया, सिर्फ एक ही बार दोहराया जा रहा है, यानी कि आर की वैल्यू 1 हो गई। दोहराने वाला भाग क्या हो गया, 6, 6 को कितनी बार दोहराया जाता है, ठीक है, 6 सिर्फ 6 है तो एक ही अंक हो गया, अभी तो इसकी वैल्यू भी 1 हो गया। सूत्र लगाते हैं, एक्स इक्वल टू कौन कौन सा, एक तो 1 और 6 को दोहराया जा रहा है, माइनस कौन सा, कौन सा वाला अंक सिर्फ एक बार दोहराया जा रहा है, एक, तो उसको माइनस कर देंगे, आर इक्वल आर मतलब माइनस कर देंगे, बटा
कितने अंक है जो दोहराए जा रहे हैं उनको पावर में लगा देंगे, 10 की पावर में लगा देंगे, 10 की पावर इतनी माइनस 10 की पावर एक, क्योंकि ये एक ही है। इसको करेंगे तो इसमें से 16 में से एक घटा दे तो 15 बच गए, यहाँ पर 100 में से 10 घटा दे तो 90 बच गया, 1/6। अब देखो दोबारा अपन चलते हैं कि फॉर्मूले पे चलते हैं एक बार। तो क्या था, पहले जो आर था प्लस 10 प्लस प्लस नहीं है ये, इसके साथ लिखना होता है, ठीक है, अंक से बनी संख्या। तो आर प्लस एस, आर और एस दोनों से मिलकर जो संख्या बन रही है ना उसको लिखेंगे, यानी कि जैसे लिखा ना अपन ने पहले वाले में, 2 लिखा, फिर 3 और 5 लिखा, है ना, माइनस पहले आर से दशमलव से बनी संख्या, मतलब जो पहला आर है उसमें जो संख्या है वो कितनी बार रिपीट हो रही है वो आर की वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। और 10/10 आर प्लस एस, यानी कि कितनी बार आ रहा है आर और कितनी बार एस आ रहा है। अब माइनस 10 की पावर आर, यानी कि 10, आर कितना हो गया, आर क्या हुआ, आर हुआ ये माइनस ये, और ये दोनों क्या हुआ, आर प्लस एस, और ये क्या हुआ, ये आर और एस से मिलकर बनी हुई संख्या, और ये क्या हुआ, आर की वैल्यू। समझ गए ना फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूले को अच्छे से एक रख के एक बार सोल्व करोगे ना तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे कि 0.047777 फोर आर हो गया। ये थोड़ा सा गलत हो गया शायद, आई थिंक यहाँ पे अपन कुछ समझ करना चाहिए था, पर बात नहीं। ये आप यहाँ पे ये दो एग्जांपल से समझ गए होंगे। जो अब इसका जो मेन एग्जांपल है, जो मेन आपके एग्जाम, मतलब एग्जाम में पूछा जाएगा जो आपके सिलेबस में है, और उसको देखते हैं कि उसमें क्या चल रहा है। तो उसमें क्या होता है कि वही जो अपन ने वहां पे किया था सवाल, 3 5 3 5 वाला, मतलब फर्स्ट उदाहरण नंबर 1, उसी को ही सोल्व करके देखते हैं कि हमारे पास एक संख्या है जो 0.2 35 35 35 है, इसका दो घेर वाला हिस्सा और 35 नॉन रिपीटर वाला हिस्सा है। ये अपन को यहाँ पे समझ में आ गया कि 35 जो है रिपीटिंग ब्लॉक है, यानी कि 3 5 3 5 3 5, और दो क्या है, नॉन रिपीटिंग पार्ट है, ठीक है, ये समझ गए। तो परिभाषा के अनुसार क्या करते हैं कि अपन ये तो अपन ने ये जो दो चीजें लिखी है, ये अपन ने फॉर्मूले को बेसिस पे अपन ने यहाँ पे एक छोटा सा लिख दिया है, पर आपको यहाँ से चला एक कदम, यानी कि चरण एक, एक्स को परिभाषित करेंगे पहले, तो एक्स इक्वल टू ये लिख लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे कि दोनों साइड में ना 10 से गुणा कर देंगे, 10 से इधर भी गुणा कर देंगे और 10 से इधर भी गुणा कर देंगे। तो 10 से इधर गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा, 10 को इधर से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट जो है एक अंक छोड़ के यहाँ पे लग जाएगा। 100 से गुणा करते तो 2 अंक छोड़ के लग जाता, 1000 से गुणा करते तो 3 अंक छोड़ के एक अंक छोड़ के यहाँ पे गुणा लगा दिया। अब क्या करेंगे, कि अपन को 100 से गुणा, 1000 से गुणा करना होगा। 1000 से क्यों गुणा करेंगे, वो भी लिखा है कि आर प्लस एस, आर प्लस एस क्या होता है, एक तो क्या हो गया, दो, एक हो, आर इक्वल टू एक हो गया और एस इक्वल टू 2 हो गया, यानी कि 10 की पावर कितनी आ गई, 10 की पावर कितनी आ गई, 1000। तो 1000 से इधर गुणा करेंगे, 1000 से इधर गुणा करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे चरण 1 में अपन ने क्या निकाला, चरण 1 में 10 की पावर आर की वैल्यू निकाली, चरण 2 में क्या निकाला, 10 की पावर आर प्लस एस की वैल्यू निकाली, जो अपन ने वो फॉर्मूला दिखाया था वैसे ही, मतलब वैसे ही नहीं पर नॉर्मल। अब ये जो दो चरण, यानी कि ये समीकरण एक बन गई, ये समीकरण दो बन गई। अब समीकरण दो में से समीकरण एक को घटा देंगे, समीकरण दो में से एक को घटाया तो यहाँ पे कितना आ गया, 990 एक्स आ गया, और इधर से घटाया तो ये आ गया। अभी एक्स की वैल्यू निकल, अब इक्वल टू एक्स तो करना ही है ना, इक्वल टू एक्स करेंगे तो, क्या, इक्वल टू एक्स करेंगे तो 33/990, ये ऐसा बन जाएगा। ये सारा प्रोसेस आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आप वैसे नहीं लिखोगे तो आपको शायद नंबर नहीं देगा। समझ गए ना आप। तो ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेसिक था, और सबसे इजी यही था। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे, एक मिनट, ये है एकदम फ्रेश और नया, मतलब अभी तक जो अभी आपने पढ़ा है वो सब कुछ क्लियर हो चुका है, आपका यूनिट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, सिर्फ ये लास्ट टॉपिक है, वो भी लास्ट प्रश्नावली के लिए। यानी कि आप यहाँ से 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 तक के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो अपने आप से, अगर करने की कोशिश करोगे तो। आप समझ चुके हो कि वीडियो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे यदि कोई घातांक नियम, ये लास्ट टॉपिक है, घातांक नियम, ये टॉपिक आपको बहुत सी बड़ी
जो बंदे 10th क्लास 11th में मैथ सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, अदर सब्जेक्ट, उन लोगों के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही टॉपिक है जो आपको ना अ, अवकलन समाकलन करने में मदद करेगा। मतलब ऑलमोस्ट सभी चीजें, ये टॉपिक ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 11th 12th में जो मैथ्स लेने वाले हैं उन बच्चों के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे, यदि कोई संख्या ए है को एन बार अपने आप से गुणा किया जाता है तो उसे घातांक या एक्सपोनेंट कहा जाता है। मैंने कोई भी संख्या है, जैसे 2 है, 2 को एन बार मतलब कि 4 बार गुणा करते हैं, तो 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। और इसी को एन को ही क्या करते हैं कि अपन इसकी पावर यानी घात के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि 2 को 4 बार लिखने की बजाय अपन जैसे 2 को 2 बार गुणा करते हैं, 2 की पावर 2 लिखेंगे तब भी होएगा, 2 की पावर इतना लिखेंगे तब भी होएगा। ऐसे 3 की पावर 3 लिखो या 3 को 3 बार गुणा करो, एक ही बात है। तो इसको बोलते हैं घात, इन ए की घात एन, ठीक है। तो ए क्या होता है, आधार होता है, और एन क्या होता है, घातांक होता है। घातांक एक्सपोनेंट, एक घात बोल देते हैं या घातांक बोल देते हैं, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, वो रूल्स अपन देखेंगे। जैसे कि अब रूल्स देखिए, इसमें वास्तविक संख्याओं का क्या, वास्तविक संख्याओं पर पूर्णांकों पर कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि गुणा का नियम, प्रोडक्ट रूल, यानी कि गुणा करने पर कैसे करेंगे, अगर कोई दो संख्याएं जिनके ऊपर घात भी है उनको कैसे गुणा करेंगे। भाग का नियम, यानी कि दो संख्याओं के ऊपर भाग है तो कैसे करेंगे। घातांक का घातांक, यानी कि घात के ऊपर भी घात लगी हुई है तो क्या करेंगे, यानी कि जो उत्पाद के ऊपर घात लगी है उसका भी सोल्व करना है। भाग का घातांक, भाग भाग देने पर कैसे सोल्व करना है। शून्य का घातांक, शून्य का घातांक सबको पता है कि किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 0, एक आंसर आ जाता है। क्या आता है, एक आंसर आता है। अगर किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 है, किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 है तो आंसर एक आता है। ऐसे ऋणात्मक घात, अगर ऋणात्मक घात आ जाए तो क्या होता है, वो संख्या बटे में चल जाती है, वो देखेंगे अपन। और फिर भिन्न भिन्न घात, भिन्न घात में भी देखेंगे कि भिन्न घात कैसे सोल्व किया जाता है। तो यहाँ तक कर दिया है। अब इसके इनके एक एक करके सभी के आप एग्जाम्पल्स देखेंगे कि क्या है, किस तरह से सोल्व हो रहा है, रुकिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक एक को करके देखते हैं। गुणा का नियम या गुणा, प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि जो आधार है, दोनों संख्याओं का आधार समान होता है, भले घात अलग अलग हो, ये प्रोडक्ट रूल होता है। अगर प्रोडक्ट रूल में ए ए है आधार एम के घात, ए है आधार एन है घात, ए दोनों में सेम है, आधार सेम है तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आधार समान है तो घाते, गुणा में आधार समान है तो घाते जुड़ जाती, गुणा में आधार समान है तो घाते जुड़ जाती, गुणा में आधार समान है तो घाते जुड़ जाती। जैसे भाग में आधार समान है तो क्या होते हैं, घाते घट जाती है। भाग में आधार समान है तो घाते घट जाती है या घातांक घट जाता है। भाग में क्या होता है, घट जाता है, गुणा में क्या होता है, जुड़ जाता है। अगर आधार समान है तो, अगर आधार समान है तो ये रूल नहीं होगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 है तो कितना हो गया, 2 की पावर 7 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर 5 की पावर 4, 5 की पावर 2 है तो घट, ये यहाँ पे क्या होगा, घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा। गुणा में आधार समान है तो घाते जुड़ जाएगी, भाग में आधार समान है तो घाटे घट जाएगी। ऐसे अब देखते हैं घातांक का घात। अगर ए की पावर एम के भी घात एम है और यहाँ पे भी ए की पावर घात एम के, सॉरी, ए की पावर एम घात है और उसके भी घात एन है, तो क्या होगा कि वो दोनों घातें एक दूसरे से गुणा हो जाएगी। जैसे कि थोड़ा सा पछीता है, देखिए 2 की पावर 3 है, की पावर कितनी है, 2 की पावर 3 के भी पावर कितनी है, 2 की पावर 3 के भी पावर 2 है, तो ये दोनों क्या होगा, गुणा हो जाएगा, ये दोनों क्या होगा, गुणा हो जाएगा, तो 2 की पावर 6 हो जाएगी। ऐसे उत्पाद का घातांक, अगर दो दो चीजें हैं जैसे कि ए और बी है, या कोई भी दो संख्याएं हैं जो गुणा में लिखी हुई, उत्पाद मतलब होता है कि किसी का प्रोडक्ट मतलब कि दो संख्याओं का गुणा किया हुआ है और उसको लिखा हुआ है, उसका उसमें ठीक है, दो संख्याएं गुणा करके लिखी हुई है और उनके ऊपर घात लिखी हुई है, तो वहां पे क्या करेंगे, ए की पावर, इन घातों को अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन। जैसे अपन यहाँ पे देखिए, जैसे कि 2 × 3 की पावर 4 लिखी हुई है, जैसे कि होता है ना ए इंटू बी। अब उसको कैसे लिखते हैं, 2 की पावर इसके साथ भी लिख सकते हैं और 2 की पावर इसके साथ लिखते हैं, ऐसे इसको लिखते हैं।
उत्पाद में ऐसे लिखते हैं, अगर दो संख्याएं गुणा में लिखी हुई और उनके ऊपर पावर दी हुई हो तो उनको अलग अलग करके लिख सकते हैं। घातांकाकार में क्या होता है कि एक संख्या के ऊपर पावर के ऊपर भी पावर, यानी घात के ऊपर घात लगी हुई, तो वो दोनों बातें आपस में गुणा हो जाती है। भाग का घात, अगर भाग का घात वही सेम है उसके जैसे ही, जैसे भी उत्पाद का घात देखा ना, उसे भाग का घात यानी गुणा का घात बोल सकते हैं, तो गुणा का नियम अपन ने पहले पढ़ लिया था, इसलिए उसका गुणा का घात नहीं बोला। उत्पाद का घात, अगर ए बटा बी है, उसकी पावर एन है, तो ए की भी पावर एन होगी, बी की भी पावर एन होगी। शून्य का घात, किसी भी संख्या पर जीरो घात लगी हुई तो वो उसका मान एक होता है, भले वो कितनी भी बड़े 10,000 के भी पावर अगर जीरो लग गए ना तो उसका मान एक ही होता है। यही ये एक रूल है, और इसको मतलब बोल सकते हैं कि एक्सेप्शन। इसका प्रूफ देखोगे आप, यहाँ पर नहीं देख सकते, पर आप जहाँ बड़ी क्लासों में जाओगे ना 11th 12th में, जब देखोगे यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही समझना है, क्योंकि ये कभी कभार एग्जाम में पूछ रहे थे। मेन तो यही पूछेंगे, जैसे 2/3 की घात कितनी है, दो, तो दो की घात भी लिख देंगे, दो की घात हो जाएगी एक बार, और तीन की भी घात दो हो जाएगी। दो की घात दो कितना हो गया, चार, तीन की घात दो कितना हो गया, 9। समझे? अब है कि ऋणात्मक घात, अगर किसी संख्या पर ऋणात्मक घात लगी हुई है तो वो संख्या बटे में चली जाती है, जैसे कि दो की घात कितनी, -3। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिखने की जरूरत है। जैसे दो की घात है तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले 1/2 की पावर 3। सॉरी, मेरा दिमाग थोड़ा सा हाथ अच्छा नहीं है यार, पेंसिल पे 1/2 की घात 3 आएगा। ठीक है, दो की घात 3 आएगा, तो 2 की घात 3 की वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है। ऐसे आप और भी लिख सकते हो, जैसे कि 4 की घात माइनस माइनस 2 आ गया, तो इसको कैसे करेंगे, 4 की घात -2 को कैसे करेंगे, 1/4 की घात 2 यहाँ पे लिखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा फिर, 1/16 आ जाएगा। ऐसे ऐसे लिखेंगे। ठीक है, मतलब घात में आता है तो वो बटे में चल जाती है, अगर माइनस घात है तो बटे में चल जाती है, और बटे में जाके उसको फिर बाद में सोल्व करना होता है, यहाँ पे एक स्टेप में चला। ठीक है, भिन्न में घात, अगर भिन्न में घात है कि 1/n घात है, तो उसको क्या लिखते हैं, अंडर रूट में लेके ऐसे लिखते हैं 1/n। भिन्न में घात का यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल आप समझिए कि घात का मतलब होता है अंडर रूट, रूट में लेना, किसी भी संख्या को रूट में लेना। एक बार अगर भिन्न में घात है तो उसका मतलब होता है रूट में लेना, या फिर उसका मतलब हो जाता है उसका आधा कर देना। जैसे कि 16 है, मान के चल 16 है, 16 के ऊपर घात कितनी लग गई, 16 के ऊपर घात लग गई 1/2। 1/2 का मतलब क्या हो गया, 0.5। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका मतलब हो गया कि ये जो 16 है इसके ऊपर जो घात है वो उसको लिखेंगे अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब यही होता है, यहाँ पे एक छोटा सा दो लिखा होता है, वो क्या है, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स किया, कुछ कुछ जगहों पे उसको लिखते नहीं है, पर यहाँ पे एक छोटा सा दो होता है। जैसे 1/3, अगर 1/3 आ गया तो यहाँ पर 1/3 आ गया, तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब हुआ कि यहाँ पर एक छोटा सा 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे छोटा सा 3 लिखा हुआ है, यानी कि 3 बार इसको छोटा। अब 2 की गुणा 3 बार करते हैं तब 8 आता है, तो ये आंसर कितना आ गया, फिर 8 आ गया। ऐसे 2 की गुणा 4 को 4 से गुणा करते हैं तब 16 आता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, फिर इसका आंसर आ जाएगा 4। ऐसे करना होता है। यहाँ पर अगर जैसे यहाँ पे अगर 27 होता मान लो, 27 को करते हैं 27 होता, 27, 27, 27, सॉरी 27 होता, 27 की पावर 1/3 होती। ठीक है, 1/3 होती, तो इसका मतलब हो गया कि √3 27। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 3 को 3 बार गुणा करना, 3 3 × 3 × 3, तो क्या हो गया 3 को, तो इसका आंसर आ गया 3। ये यहाँ पे देख के ऐसा नहीं है कि मैंने 3 को ऐसे कर दिया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी तो आया ना, 2 को 3 बार गुणा करना, यानी कि √1/3 का मतलब हो गया जो भी अंदर संख्या है उसको उतनी ही बार गुणा करने पर वो उसको सेटिस्फाई करती है कि नहीं। जैसे अंडर रूट में होता है ना कि 2 की पावर होती है तो दो दो बार गुणा होना चाहिए, ऐसे 3 की पावर होती है तो 3 बार गुणा होना चाहिए। तो वही है, 1/3 का मतलब वही है कि 3 बार गुणा होना चाहिए घात में। अब उस को देखते हैं, यहाँ पे ये रूल है,
असारणी में मैंने अलग से उनका रूल्स और उनके बारे जो फॉर्मूले है वो यहाँ पे लिख दिए हैं। आप इसको क्या कीजिए कि एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये याद रहने में बहुत इजी होगा और याद करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है। और लास्ट अपन इसका देखेंगे एक बार रिवीजन। रिवीजन करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये और ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है, मतलब अपना पर्सनावली चैप्टर 1 खत्म हो गया। अब इसके अपन देखेंगे अगले बेसिक रूल्स, मतलब के 1.1 1.2 के जो सोल है वो उनको सोल्व करेंगे। बस इसका लास्ट रिवीजन बचा हुआ है वो करेंगे।